राजनीति से एक्टिंग कैसे स्टार्ट हुई और कब किस ड्यूरेशन पे ऐसे लगा कि एक्टिंग भी ऐसी चीज़ है कि मैं कर सकती हूँ? कहीं भी मौका नहीं मिला, ऑडिशन वगैरह भी देते रहते। जो अपकमिंग एक्टर्स हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपकी तरह अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करें? आज हो क्या रहा है कि थोड़ा सा वो मोबाइल में लिप सिंक कर लेते हैं, वो अपने आप को एक्टर मान लेते हैं और उसको चार जानने वाले देखते हैं, कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल एक्टर लग रहे हो यार, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उनके बहकावे में आके वो भटकने लगते हैं। आपकी जो मूवी आई है कैसा तेरा प्यार है, तो उसमें कैसा आपका तो किरदार बहुत रोमांटिक रहा है, तो असल जिंदगी में आप रोमांटिक हुआ है, गहराइयों तक हुआ है। अब रोमांटिक कितना हूँ या नहीं हूँ ये मैं तो बेहतर नहीं बता सकता हूँ। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार एक एहसास है, प्यार एक अपने आप में खुद में एक परमात्मा है। पेरेंट्स का ये माइंडसेट हो चुका है इस एनवायरनमेंट में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, कि कुछ स्पेसिफिक ही वर्क सेक्टर है, बच्चे को उसी में काम करना चाहिए और नहीं कर पा रहा है तो वो काबिल नहीं। जो MBA पढ़ा रहा है वो क्यों नहीं बिजनेसमैन बन गया? अगर जो पढ़ाई से ही सब कुछ होता तो जितना टीचर है, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे एक ऐसे शख्स जो राजनीति में अपना नाम बना चुके हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ राज बाबू जी का। नमस्कार राज बाबू जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो मुंबई कैसा लग रहा है, पहली तो ये बताइए मुझे। मुंबई तो मैं अभी लगभग 1 साल से हूँ। बहुत अच्छा है और जैसा कि सुना था सपनों की नगरी, तो यहाँ लोग सपने लेकर ही आते हैं और मुझे लगता है कि जो सपने लेके आया है और उसके सपने पूरे होते हैं, ऐसी है मुंबई नगरी। लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र आसान तो नहीं रहा, क्योंकि लखनऊ एक बहुत, जैसा कि आप जानते हैं, तहज़ीब और वाला शहर और साधारण जनजीवन वाला शहर है। और वहीं मुंबई बहुत भाग दौड़ वाला और बहुत संघर्ष वाला शहर है। और जो यहाँ पे एक्टर बनने आते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल है, कठिन है। वैसे मेरे लिए भी आसान नहीं रहा है, काफ़ी कठिन रहा है, क्योंकि ये मेरा आज का नहीं, मैं 2003, 4, 5, 6 में थिएटर्स भी किया करता था और उस समय वर्कशॉप्स में मैंने सीखा काफ़ी। तो आसान तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, आज जो वक्त आया है कि मुझे एक लीड फिल्म मिली, तो मैं मुझे करने का मौका मिला, तो मैं उसमें हीरो हूँ। राजनीति से एक्टिंग कैसे स्टार्ट हुई और कब किस ड्यूरेशन पे ऐसे लगा कि एक्टिंग भी ऐसी चीज़ है कि मैं कर सकता हूँ? हाँ, मैं लखनऊ में जब था तो मैं 2005 से 6 से तकरीबन, तो थोड़ा सा मैं स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लीडरशिप में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मेरा था। फिर मैं एक विशेष दल के नेता से प्रभावित था, तो थोड़ा सा उस दल से मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद में मैं लखनऊ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, BKT विधानसभा, उसका पहले नाम कभी महोना था, तो वहाँ से थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन की और खैर वहाँ पे चीज़ें उतना पॉजिटिव नहीं रही। फिर चूँकि बचपन से ही हमारा सपना था कि मुझे एक्टर बनना है, जैसे हर बच्चे का एक सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का, तो मेरा भी उसी तरह एक सपना था कि मैं एक्टर बनूं। तो जिसके लिए मैं 2000 बताया आपको कि 5, 6, 7, 4 कई साल उधर वर्कशॉप्स थिएटर किया और वर्कशॉप की, लेकिन कहीं भी मौका नहीं मिला, ऑडिशन वगैरह भी देते रहे, तो मुंबई उधर बहुत रहना नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली फिर मैं लखनऊ ही रहने लगा। फिर अभी मैं कुछ समय से 1 साल से तो प्रॉपर मुंबई ही हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ। तो राजनीति से मैं कहूँगा एक इंसिडेंट था मेरे लिए, लेकिन जो मेरा शौक़ था, जो मेरा सपना था, आज साकार हुआ है।
हाँ हाँ। और वो सपनों की नगरी में आकर के साकार हुआ है। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने ये मौका दिया, इस लायक समझा कि मुझे हीरो के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि राजनेता होना भी एक बहुत बहुत बड़ा किरदार होता है, और एक्टर होना भी बहुत बड़ा किरदार होता है, और आपने दोनों ही बहुत खूबी से निभाए हैं। तो मैं आपको इसकी शुभकामना दूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुंबई की एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और लखनऊ की एक ऐसी चीज़ जो बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए, मुंबई में अच्छा लगने वाला तो देखिए, मुंबई अपने आप में चूँकि सपनों की नगरी है, तो यहाँ पे मुंबई ने, मुझे तो लगता है कि मुंबई ने जिसको अपना लिया, वो कर्म यहाँ भूमि। से कुछ न कुछ कर्म भूमि में, ये कर्म भूमि बन गई तो कुछ न कुछ उसको दे के जाती है, उसका नाम भी दे के जाती है, उसको पैसा भी देती है, उसको सब कुछ देती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आदमी को नाम, फेम, पैसा सब कुछ मिलता है। तो ये मुंबई का है। और चूँकि अब मैं यहाँ पे हूँ तो सब कुछ अच्छा ही है, कर्म भूमि आज मेरी बन गई है। और लखनऊ का क्या है, लखनऊ बहुत ही तहज़ीब वाला और शांत शहर है। वहाँ आराम से ज़िंदगी बहुत चाय पीते हुए गुज़रती है। हम सुकून लोग मिलता है। सुकून की लाइफ है, वहाँ पे लोगों के बीच में रहते हैं। और चूँकि हम लोग शहर में भी रहते हैं और लखनऊ में, गांव में, दोनों से जुड़े रहे हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर लखनऊ का ही रहने वाला था, तो लखनऊ के एक गांव का था। फिर हमारा परिवार बचपन में लखनऊ में शहर में आया, तो लखनऊ में भी हम गांव और शहर दोनों से जुड़े रहे। तो वहाँ का एक अलग है, चूँकि जन्मभूमि है, तो उसको उसके बारे में कह पाना तो बड़ा कठिन होगा, क्योंकि वो हमारी नस नस में, रोम रोम में है। तो उसका एक अलग ही वो है। आपकी जो नई पिक्चर आ रही है उसके बारे में बताइए, और स्टार कास्ट कैसी थी, और वहाँ का सराउंडिंग कैसा था, आपने कैसे काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारी जो फिल्म है जिसका नाम है कैसा तेरा प्यार, हाँ। जिसके राइटर हैं विवेक प्रकाश वर्मा जी, अच्छा। और डायरेक्टर हैं मनोज गौतम जी। ओके। और उसकी स्टार कास्ट में, चूँकि मैं तो हीरो हूँ, और जो इस फिल्म की हीरोइन हैं वो रितिका अत्री जी हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं वो। और मुश्ताक खान जी हैं, जिनको आप देखती होंगी, उन्होंने कई सैकड़ों फिल्में की हैं। और लीड विलेन है अरविंद यादव जी। और ऐसे लखनऊ के काफ़ी कलाकार हैं, अशोक जी हैं, वंदना जी हैं, और नवल शुक्ला जी हैं, ये सब लखनऊ के कलाकार हैं। तो स्टार कास्ट तो ऑलमोस्ट सब सही है, सारे एक्सपीरियंस होल्डर, सारे पुराने ही हैं। मुझे लगता है कि रितिका और मैं ही फ्रेशर माना जाऊंगा, भले ही मैं बैकड्रॉप में काम कर रहा था, बट फिल्म के लिए फ्रेशर ही माना जाऊंगा सही मैं। बात है। कुछ सीखने को मिला आपको इसमें? हाँ, देखिए, सीखने को क्या, फिल्म में तो मुझे लगता है आदमी ज़िंदगी में हर एक लम्हा सीखता है और हर एक दिन सीखता है। हर एक किरदार कुछ ना कुछ सिखाता है। और हर एक इंसान भी सिखा के जाता है, हर किरदार सिखा के जाता है। तो मुझे फ़िल्म में चूँकि लगभग सारे सीनियर्स थे, जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, चाहे मुश्ताक जी हों या जितने भी स्टार कास्ट है सीनियर थे, तो उनसे भी सीखने को मिला। और पूरी जो यूनिट थी बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल थे सबके साथ में, तो बहुत अच्छे से हम लोग रहे। और सीखने को तो बहुत कुछ मिला मुझे वहाँ से। आपकी फिल्म जो आ रही है वो कैसी है, मतलब थ्रिलर है, रोमांटिक है, कैसी है? हाँ, हमारी फिल्म में जो राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो मुझे लेके चुना, मुझे इसके लिए बहुत प्राउड होता है कि उन्होंने मुझे चुना। वो एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, और रोमांटिक भी है। अच्छा। तो उन्होंने कंप्लीट इंटरटेनमेंट तैयार किया है, और बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है, जिसको एक जो बच्चे को 5, 7, 10 साल, जिस बच्चे को समझ है, अगर वो फिल्म देखता है तो वो भी देख सकता है।
और मतलब आप फैमिली के साथ में मम्मी पापा दादा दादी छोटे भाई बहन पूरा फैमिली के साथ में आप बैठ सकते हैं देखने के लिए ऐसी फिल्म है। तो कंप्लीट जिसमें सस्पेंस भी है थोड़ा, तो कंप्लीट इंटरटेनमेंट है फिल्म। अच्छा। हाँ और आप जैसे लीड रोल प्ले कर रहे हैं जी। मूवी में, तो अपने रोल के बारे में, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा किरदार एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक मिडिल क्लास लड़की से उससे प्यार हो जाता है जो उसी की कॉलेज में पढ़ती है। और लड़की की कुछ अपनी परिस्थितियां होती हैं जो शायद वो लड़के के प्यार के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो उसी पे चला करता है पूरा। और जो विलेन है उसकी एक अपनी कहानी चला करती है कुछ न कुछ ले करके। और ये चूँकि तो आपने बाकी बहुत ही बाकी तो सस्पेंस दे आपको दिया। फिल्म सिनेमा हॉल में देखना ही पड़ेगा। हाँ अब हाँ, पूरा तो नहीं बताया जा सकता। ये तो आपने बहुत बड़ा ऑडियंस को सस्पेंस दे दिया हाँ है। ये आपने जो धीमे से एक लाइन बोल करके पिक्चर का प्रोमो दे दिया ना आपने, हाँ तो एकदम क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी आ गई है, मुझे लगता है ऑडियंस के मन में भी आ गई होगी। जी बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है आपकी पिक्चर को बहुत ही प्यार मिलने वाला है, जी जी क्योंकि आजकल के टाइम पे जैसे फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर बहुत कम हो गई हैं। जी एक हमारा माहौल हुआ करता था साथ में बैठ के पिक्चर देखने जी वाला, जी वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए जो जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई डायरेक्टर मनोज सर ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा सर मैं ज़रूर इस फिल्म में काम करना चाहूँगा। इससे पहले एक्चुअली 2 फिल्में हमने की उसमें नेगेटिव कैरेक्टर रहा मेरा। तो वो मैंने उनको होल्ड करा दिया। मैंने कहा भाई जिनकी थी वो अभी होल्ड कर लो, मैं एक फ़िल्म कर लूँ उसके बाद वो आप अपना रिलीज़ कर लेना। सही बात तो इस फिल्म में चूँकि ऐसी कहानी थी जो मुझे पता है कि पूरे परिवार के साथ, चूँकि आप देखिए ना साउथ में जो फ़िल्में बन रही हैं वो आज पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है और पैन इंडिया काम कर रही चल रही रिलीज हैं नेटफ्लिक्स में आ रही हैं हर हर जगह। तो जगह, उसका हर सबसे प्लेटफॉर्म बड़ा में आ रही रीज़न जो है कि आप फैमिली के साथ में देख है। सकते सही हैं। बात। और बॉलीवुड में देखिए तो हर प्रकार की फ़िल्में हैं। कोई ये नहीं है कि आपको फैमिली ड्रामा पहले ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन हाँ, आजकल वो दौर थोड़ा-सा ख़त्म हो रहा है सही क्योंकि बात वो है। बिज़नेस पर्पज़ ही देखते हैं कि हाँ, उनको अपना। वो एक ही तरीके की ऑडियंस पे फोकस कर रहे जी। हैं, वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर तो परिवार के साथ देख के सेलिब्रेट करते थे हम लोग। हाँ, तो जो हमारी फ़िल्म तो ऐसी ही है कि आप परिवार के साथ में जाएँ तो सिनेमा हॉल में और देखें। और ओटीटी पे जब आए तो ओटीटी के साथ भी आप ओटीटी पे भी आप परिवार के साथ भी देखें, ऐसी फ़िल्म है। जब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रही थी, तो मुझे लगा था कि आप एक एक्टर ही हैं, जैसा मैंने आपका इंट्रो देखा था। फिर मुझे पता चला अपनी टीम से कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे एक मन में सवाल पैदा कर गया कि राजनीति से एकदम एक्टर कैसे? नहीं एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सवाल तो आपका बहुत सही है कि एक्चुअल लाइफ में मुझे बचपन से ही मुझे ध्यान है, जहाँ तक मैं सेकंड या थर्ड में था हाँ हाँ। तो मेरे मन में था कि मैं एक्टर बनूंगा। और मन में कब आया कि स्कूल में जितने भी प्ले होते थे, डांस होते थे, मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। तो वो अंदर से धीरे धीरे एक एक्टर पनपा। तो मन में आया था उस समय, मुझे ध्यान है मैं थर्ड में था शायद, कि मुझे एक्टर बनना है, ऐसा मैंने सोच लिया था। उसके बाद लाइफ में कभी भी जॉब और किसी बारे में सोचा ही नहीं मैंने। फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी करते रहे, फिर थोड़ा बहुत साथ में जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो बिजनेस भी ज्वाइन किया। बट ये एक अंदर से एक्टर बनने का पैशन तो नहीं दूर हुआ। लेकिन जब पॉलिटिक्स में मैं कोइंसिडेंट चला गया, कैसे गया, तो आज तक तो मैं सच में बताऊं तो मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों और कैसे चला गया। तो मैं थोड़ा सा जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स जो स्टूडेंट लीडरशिप होती है उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखता था। तो वहीं से धीरे धीरे जब बाहर निकले तो थोड़ा सा है क्या ना, आज की डेट में पॉलिटिक्स कॉमर्शियल हो चुकी है। हाँ जी। जबकि पॉलिटिक्स हमारे हिसाब से, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है,
एक समाज सेवा है। और जो मैंने पॉलिटिक्स करने के बारे में सोचा तो वो एक समाज सेवा थी, कॉमर्शियल पॉलिटिक्स नहीं थी। लेकिन आज सरवाइव वो कर पाएगा जो कॉमर्शियल पॉलिटिक्स करेगा। जो समाज सेवा वाला है, आप कितना अच्छे हैं नहीं मैटर करता है, आप लोगों को कितना झूठ बोल पा रहे हैं, लोगों को कितना बलगरा पा रहे हैं, कितना बहका पा रहे हैं, आप सक्सेस हो जाओगे। ऐसे बहुत से बड़े लीडर्स हैं, मैं इस मंच पे तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए हैं पब्लिक को झूठ बोल के। तो मैं पॉलिटिक्स में ऐसे ही करके समाज सेवा के रूप में थोड़ा थोड़ा करता रहा। तो कुछ संगठन थे जिनका मैं प्रेसिडेंट भी बना, स्टेट प्रेसिडेंट भी बना, और एक विशेष दल में भी मैं एक पद पे तो रहा। तो वो, लेकिन जो मैंने काम किया पॉलिटिक्स में वो सिर्फ एक सेवा वाला था कि लोगों की समस्याएं थी, उनके लिए मैं लड़ता था, उनको मैं समाधान कराता था बस। बाकी मेरा पॉलिटिक्स से ये नहीं कभी रहा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करके मुझे कुछ पैसा कमाना, जो मैंने कभी कमाया भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं कमाया। हाँ, जो हमने बिजनेस किया, अर्न हमने वहाँ से किया, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से पारिवारिक भी चीज़ें सही रहीं, तो कभी कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आई फाइनेंशियली कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स से पैसा आना चाहिए या कहीं से आना चाहिए। तो पॉलिटिक्स आना एक मेरे लिए इंसिडेंट था। अच्छा, जैसे मैंने आपकी पर्सनैलिटी में नोटिस किया है कि आप एक बिजनेसमैन थे, फिर पॉलिटिशियन, फिर एक्टर, तो आपको लीड रोल में रहना ज़्यादा पसंद है मुझे जैसा लगता है, और ऑडियंस के लिए कुछ करना वो ज़्यादा पसंद है। तो अपने बिजनेस के बारे में भी कुछ डिस्कस करिए। बिजनेस बारे में क्या करूं, मैं एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का मेरा बिजनेस रहा है बेसिकली। और ट्रांसपोर्ट में भी जो क्रॉस एंड वगैरह होता है, स्टोन वगैरह होता है, इसका भी था। बाकी पैन इंडिया हमारी ट्रांसपोर्टिंग खुद की ट्रकें थी जो चलती थी। तो ये थोड़ा सा पेरेंटल था, तो जिसको मैंने टेक ओवर करके ज़्यादा बड़ा कर लिया था। और उसका अभी कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा मैंने लॉस भी सहा। ब्रेक थ्रू आया था बीच में। हाँ, कोविड आया तो कोविड में मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं टूटा। अब चूँकि हमारा जितना बड़ा जिसका एम्पायर था उतना टूटा, तो हमारा बहुत बड़ा एक एम्पायर था ट्रांसपोर्ट का, तो उसी हिसाब से लॉसेस भी बहुत बड़े हुए। तो थोड़ा सा वहाँ टूटे, फिर डिप्रेस्ड भी रहा, डिप्रेशन में भी गया बीच में। फिर वहाँ से निकला, फिर मैंने जो बचपन का सपना था, मैंने कहा यार अब वही करना है, वही करना है, दूसरा नहीं करना है। क्योंकि कोविड पे मुझे लगता है हर आदमी को कोविड में जब घर पे रहा तो उसको खुद के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने एम, अपने आप को भूल चुके होते हैं। एक बार थम के देख लिया कि क्या कर रहे हैं। हाँ, तो अपने आप को, जब कोविड के टाइम पे हर आदमी घर में ही था तो उसके पास बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, तो वो अपने बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है मैंने ज़रूर अपने बारे में, अपनी चेतना के बारे में, अपने आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में ज़रूर सोचा कि मेरा ये एम था, ये सपना था। फिर मुझे कैसे, अच्छा उधर लॉस काफ़ी उठा चुका था, तो फिर था अब नहीं, अब जो मन में है कर डालूं, अच्छा बुरा मुझे मतलब नहीं है। तो फिर मैंने कहा अब मुझे यही करना है। मेरा पैशन था, मेरा एक सपना था, मेरा शौक़ था, जुनून था मुझे एक्टिंग करना, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सही बात है। जो अपकमिंग एक्टर्स हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपकी तरह अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करें, मतलब कैसे अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एक्टर्स, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो कहीं जा कर के, चाहे थिएटर कोई संस्था ज्वाइन करें या किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे अपने आप को जाके वहाँ एडमिशन लेके सीखें। कहने का मतलब है कि पहले एक्टिंग अगर करना है तो उनको एक्टिंग सीखें, या सिनेमा से जुड़ा जो उस पार्ट में उनको जाना है उस पार्ट की वो पढ़ाई करें, उसकी वो जानकारी करें। आज हो क्या रहा है कि
थोड़ा सा वो मोबाइल में वो अपने आप लिप सिंक कर लेते हैं, वो अपने आप को एक्टर मान लेते हैं, और उसको चार जानने वाले देखते हैं, कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल एक्टर लग रहे हो यार, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ। तो उनके बहकावे में आके वो भटकने लगते हैं, लखनऊ या बड़े बड़े शहरों से या छोटे शहरों से वो मुंबई पहुंच आ रहे हैं, और यहाँ आके हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में लाइन ऑडिशन में लगी रहते हैं। तो वो वहाँ से जब सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वहाँ से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वहाँ से वापस चले आते हैं, जिससे एक समाज को भी, परिवार को भी मैसेज गलत जाता है और समाज को भी गलत जाता है। अगर जो आपके अंदर टैलेंट है, आपने कहीं से सीख रखा है सिनेमा को, तो आप 100% कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता ही है। भले ही आपको बहुत बड़ा ना मिले, लेकिन आपको इतना मौका मिलेगा कि आपको पहचान बना सकते हैं, और फील्ड में भी आप जा सकते हो। मान लीजिए आप नहीं आपको चांस मिला तो आप एक्टिंग कोच भी बन सकते हो, डांसिंग कोच भी बन सकते हो, जो आपके अंदर स्किल है। बट आप खाली नहीं रहोगे। ये मेरा दावा है कि मुंबई शहर ऐसा है, ये कुछ ना टैलेंट वाले को अपना लेता है, और टैलेंट नहीं है तो आपको वापस भेज देता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल है कि ज़रा सी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि इंसान नॉलेज लेना छोड़ दिया है जी, और फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं अगर उसमें रिजल्ट ना दिखे। बिल्कुल तो सही। आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत बहुत फेस हो रही है कि बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि इतना ट्राई नहीं किया होता है। और दूसरा क्या है ना, पेशेंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में जो यूथ है उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैं अपनी बात करूं, आज हम 2025 में बैठे हैं, और 2000 मेरी जर्नी अगर जो स्टार्ट की बात करूं तो 2003 से मैंने की। मैंने पहली वर्कशॉप मैंने 3 महीने की 2003 में की, फिर 2005 में की, 6 में की, मतलब 3-4 मंथ की ये वर्कशॉप्स मैंने उस समय की। और एक दूरदर्शन के लिए शॉर्ट फिल्म भी मैंने 2003 में की थी उस समय, और थिएटर्स किया था। तो देखा जाए तो मेरी जर्नी बहुत पुरानी है। सही बात। तो इतनी जर्नी पुरानी, और आज मैं आपके सामने एक्टर बन के बैठा हूँ, तो इसका मतलब धैर्य भी रखा बीच में। ऐसा नहीं कि मैंने सपना ही छोड़ दिया, धैर्य रखा, और मुझे अपने ऊपर भरोसा था एक ना एक दिन मैं पर्दे पे आऊँगा और हीरो बन के आऊँगा। तो आज मेरा वो सपना साकार हो गया कि मेरी फिल्म आने वाली है और मैं पर्दे पे नजर आऊँगा। और क्या, क्योंकि एक्टिंग केवल लिपसिंग से तो रिलेटेड है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है। हाँ। क्योंकि उसमें आपको डायलॉग डिलीवरी, वोकल और स्क्रिप्टिंग, मतलब कैसे डायलॉग डिलीवरी होगी और अपना वोकल स्ट्रॉन्ग करना, मोनोलॉग करना, मोनो एक्ट्स करना, ये सब बहुत, और किरदार को सबसे ज़्यादा समझना और पढ़ना कि ये है क्या। भाई वही चीज़ मैंने कहा ना कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो इंस्टीट्यूट में आपको सब चीज़ सिखाया जाएगा कि ये डिक्शन क्या है, आप कैसे बोले, आप एक्सप्रेशन पिच कैसे कैसे करें, रहेगी, सब कुछ सिखाया जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने कहा कि अब है क्या, मोबाइल में देखा वो तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको तो लग रहा है यही एक्टिंग है, जबकि वो नहीं है। एक्टिंग का मतलब है कि आपका जो किरदार मिला है, सपोज दैट मैं आज आपके सामने ऐसा बैठा हूँ, अब मुझे कॉलेज स्टूडेंट का मिला था तो मैं कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था कि हाँ ये कॉलेज स्टूडेंट है, या अभी मुझे 50 साल 60 साल के आदमी का किरदार मिले तो मैं 50-60 साल के किरदार में लगूं। आप एक अनुपम खेर जी का उदाहरण लीजिए, जो उनका पहली फिल्म थी, वो उस समय 27 ईयर्स ओल्ड थे, और उन्होंने करीब 70-60 ईयर्स ओल्ड आदमी का उन्होंने कैरेक्टर किया था। और आज भी देखोगे आप तो आप ये नहीं कहोगे कि ये 27 ईयर्स ओल्ड है। तो इंस्पायर करते हैं हम जैसे लोगों को कि वो ये एक्टिंग है। सही बात कि आप क्या आपकी स्वयं की क्या पर्सनैलिटी है वो मतलब नहीं है, नहीं। आपको कैरेक्टर का क्या चैलेंज मिला है, वो आपके लिए पर्सनैलिटी बनना चाहिए। जैसे आपने ही बताया था अभी कि आपने विलेन का रोल भी किया हुआ है, अब हीरो का रोल कर रहे हैं, तो दोनों में एक जैसी चीजें तो हो रही नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल वो नहीं तो आपने किरदार को अपनी तरफ से ढाला होगा। हाँ, अपनी तरफ। बिल्कुल। तो वही, वो तो कोइंसिडेंट, उस समय पर्सनैलिटी वैसी थी, तो एक डायरेक्टर थे आगे जानते थे, तो उन्होंने कहा तो मैंने कर लिया। फिर चूंकि मन नहीं था लेकिन कर लिया। अब ये है कि अब भविष्य में निगेटिव कैरेक्टर नहीं करूँगा मैं।
वो हो गया, चूंकि एक बार हो गया तो हो गया, भविष्य में निगेटिव कैरेक्टर करने का इरादा तो नहीं है। चलिए चलिए, सही बात है। आपकी जो मूवी आई है कैसा तेरा प्यार है, तो उसमें कैसा आपका तो किरदार बहुत रोमांटिक रहा है, तो असल जिंदगी में आप रोमांटिक रहे हैं कि केवल किरदार ही आपका रोमांटिक है? हाँ, कह सकते हैं कि फिल्म का नाम भी हमारी कैसा तेरा प्यार है, और असल ज़िंदगी में भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे प्यार हुआ है, और गहराइयों तक हुआ है। और अब रोमांटिक कितना हूँ या नहीं हूँ ये मैं तो बेहतर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अब प्यार हुआ है तो बेशक रोमांटिक तो रहा ही होऊंगा, तभी प्यार हुआ है हमें। इसके बारे में तो ज़्यादा बेहतर मैं नहीं बता सकता हूँ कितना रोमांटिक हूँ। तो मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स रही हैं क्या, कुछ भी ऐसा रहा है आपके साथ? हाँ, हर किसी का तो एक पास्ट होता है लाइफ हाँ में। हाँ हाँ। और हमारा भी पास्ट कह लें या वर्तमान कह लें, क्या कह लें, तो अभी तो अच्छा। नहीं बता सकते हैं पूरा। लेकिन हाँ, बस ये है कि प्यार हुआ है, और बड़ी गहराइयों से हुआ है। और मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में अगर सही इंसान मिलता है सही बात तो उसको प्यार एक बार ही होता है। है। और बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो कई लोगों से प्यार करते हैं कि यार पहली वाली गर्लफ्रेंड थी, या मुझे उससे भी हुआ, उससे भी हुआ। तो उन हर आदमी से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्यार अगर जो हुआ है तो सिर्फ एक से ही होगा। एक से ही होता है। अगर जो दूसरे से प्यार हो रहा है तो इसका मतलब पहले से आपका प्यार नहीं था। और आप वही प्यार ढूंढ रहे हैं दूसरे में, हाँ, ऐसा तो भी? आप प्यार की तलाश में जब आपको बेहतर प्यार मिल जाता है तो हाँ। मुझे लगता है कि आप वहाँ पे ठहर जाते हो, फिर आप नहीं जाते हो, वही आपका प्यार होता है। तो आप कह सकते हो कि मुझे एक ही से प्यार हुआ है। अच्छा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही सिचुएशन रही है कि मुझे प्यार तो सिर्फ एक से ही हुआ है। और तो गर्लफ्रेंड्स वगैरह का तो कोई मेरा कोई ख़ास रहा नहीं, कि स्कूल टाइम में भी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, तो मेरा कोई ज़्यादा इस सब मामले में रहता नहीं था। क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड से जिम स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा सा बॉडी शॉडी पे ध्यान देते थे, तो इन सब चीज़ों में कभी मन भी नहीं लगा। और हाँ, ये ज़रूर रहा, काफ़ी लड़कियों ने मुझे प्रपोज़ किया, बट कभी रहा नहीं लाइफ में उनसे जुड़ा कुछ। जैसे आपने बताया कि काफ़ी लड़कियों ने प्रपोज करा और आपने कभी भी इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाया, तो फिर अचानक से प्यार कैसे हो गया? मतलब क्या खूबी थी उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप प्यार में पड़ गए उसमें? उसमें भी एक देखिए, अगर जो बात करूँ तो उसमें भी बड़ी लंबी कहानी है। पहले प्यार तो उनको ही मुझसे हुआ था, और लगभग 4-5 साल तक वो मुझे फॉलो किए, और मेरे लिए वेट किए। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप किसी के बारे में तो सोचते हैं, कि आप एक बंदा है जो आपके बारे में 4-5 साल से लगातार सोच रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको अपने लिए मना रहा है। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती हैं ज़िंदगी में, जब लगता है कि नहीं यार, ये यार इंसान मुझे बेहतर समझ रहा है, या ये है मेरे लिए बेहतर है। तो फिर धीरे धीरे हमने भी सामने वाले के बारे में सोचा, और हमें समझ नहीं पाए कि प्यार कब हुआ। लेकिन हाँ, बीच में जब कुछ चीज़ें हमारे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तब डीप में गया मैं, इवन डिप्रेस्ड भी हुआ। तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी प्यार था, और शायद यही प्यार था। इसको कहते हैं ना कि हम किसी के बगैर एक पल जी नहीं सकते, या हमारे सामने वो बैठा रहे, हम उसे देखते रहें, या ऐसा बहुत सी फीलिंग्स थी। कह पाना, बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जो हमें बहुत गहरा प्यार हुआ। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है? देखिए, प्यार एक शब्द नहीं है, प्यार एक एहसास है। प्यार एक अपने आप में सही मायने में कहें तो एक खुद में एक परमात्मा है। अगर जो हम प्यार में परमात्मा को देख देख पा रहे हैं तो शायद वो प्यार है।
लोग तो आज प्यार के मायने अलग अलग बताते हैं। भाई हम भगवान से भी प्यार करते हैं। अगर जो हमारी लाइफ पार्टनर में हम भगवान को देख के प्यार करें, मान लेते हैं हमारा ईश्वर, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया प्यार हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता और इससे अच्छी लाइफ हमारी कट नहीं सकती। तो मैं तो प्यार के मायने में यही कह सकता हूँ कि प्यार एक एहसास है, प्यार एक जीवन है, प्यार एक सांसें हैं हमारी, प्यार ही हमारा सब कुछ है। जब आप अपने से पहले दूसरे को रखते हो तभी वो एक दिमाग में चीज आ जाती है, शायद प्यार तो नहीं है। वही नहीं, चीज। हर किसी से तो नहीं हो सकता ना। हाँ मैंने कहा वही ना कि वही प्यार आपको हर किसी से तो हो ही नहीं सकता है। वही। और जिससे होता है तो उसमें हमने कहा ना कि हमें तो उसमें परमात्मा दिखने लगता है, या हमारा लगाव उस लेवल पे उस तक उससे पहुंच जाता है कि हमें लगता है कि इस इंसान के बगैर तो मैं एक पल जी नहीं सकता हूँ। ये इंसान, इस इंसान के बारे में एक पल भी सोचता हूँ कि यार ये मुझसे दूर चला जाएगा या एक पल भी मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं शायद मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो यही एक प्यार मुझे लगता है कि जो डिफिनेशन कह सकता हूँ कि प्यार एक परमात्मा का रूप हो सकता है, एक ईश्वर का रूप हो सकता है। जैसे आप अपने पार्टनर में क्या क्वालिटीज देखते होंगे कि एक दो क्वालिटीज जो जो होनी ही चाहिए? देखिए, सबसे बेसिक यही है कि वो हमें समझें और हम उन्हें समझें। बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये एक रूप है प्यार का, तो वो सब क्वालिटीज़ अपने आप हो एक दूसरे के अकॉर्डिंग बनती चली जाती हैं, हैबिट्स बनती चली जाती हैं। हम उनके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे कोई चीज़ खाना नहीं पसंद है, तो सामने वाला भी ऑटोमेटली उसका छूट जाता है कि यार मैं भी नहीं खाता हूँ। या उसे कोई चीज़ खाना नहीं पसंद है और मैं खाता हूँ, तो मैं खाना अपने हाथ मेरा बंद हो जाता है। तो हम एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही ढल जाते हैं। तो वो प्यार में चलता रहता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि जी। अभी तक तो राजनीति में थे, जी। बट अब तो आपने राजनीति छोड़ दी है, बट फिर से अगर आपको फ्यूचर में मौका मिलता है राजनीति में आने का, तो आप क्या सेवा करेंगे और कहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। लखनऊ में ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीकेटी, बख्शी का तालाब विधानसभा। अगर मुझे मौका मिला और जिस दल से मैं चाहता हूँ उस दल ने मुझे मौका दिया, तो मैं 2027 में, जो कि यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो मैं 2027 में वहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करूँगा। और अगर जो मुझे कुछ बदलने का मौका मिला, तो मैं सबसे पहले शिक्षा पे काम करूँगा, चिकित्सा पे काम करूँगा, और उसके बाद जो वहाँ पे लोकल समस्याएं हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होते हैं तो हमारा एक एरिया सीमित होता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोकल समस्याएं हैं उस पे काम करेंगे। लेकिन हाँ, जब हम असेंबली में होंगे तो चिकित्सा और शिक्षा, इसके लिए हम बहुत पुरजोर तरीके से काम करेंगे। क्योंकि जो मैंने एक अनुभव किया है, अभी मेरी एक राइटर से बात चल रही है, वो कहानी लिख रहे हैं स्कूल से जुड़ी। हालांकि इसका काफ़ी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनकी एक अपनी अलग लेवल की मनमानी चलती है। हाँ जी। चाहे फीस वसूली को लेकर के हो, या चाहे स्कूल से जुड़ी कोई भी हो, ड्रेस हो, बुक्स हो, हर साल वो बुक्स चेंज कर देते हैं ताकि वो बुक्स उनका दोबारा जो क्लास में प्रमोट होके बच्चे आ रहे हैं वो यूज ना कर पाएँ। 1 से 2-3 साल में ड्रेस चेंज कर लेते हैं ताकि उनको ड्रेस का जो टेंडर देते हैं वो करोड़ों के रूप में ले सके। तो अगर जो मैं असेंबली में पहुंचा तो मेरे लिए एक मुद्दा ये है। दूसरा, हालांकि बहुत सी चिकित्सा फ्री हैं और सरकारी जो स्कूल हैं, मैं उनको प्राइवेट सेक्टर लेवल की पढ़ाई पे जो वर्क है, मैं कोशिश करूँगा कि वो पढ़ाई जो हमारे प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं
तो हमारे सरकारी स्कूल भी दे सकते हैं। तो एक तो ये काम करूँगा या आवाज़ उठाऊँगा मैं, काम तो जब मौका मिलेगा तभी करूँगा, ये आवाज़ उठाऊँगा और मैं उठाता भी रहा हूँ। जब मैं पॉलिटिक्स में था तो मैं जितनी चीज़ें होती थी मैं उठाता था, चाहे परिवहन से जुड़ी हूँ, चाहे शिक्षा से जुड़ी हूँ, चाहे चिकित्सा से जुड़ी हूँ। चिकित्सा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, बहुत से गरीबों को इलाज नहीं मिल पाता है, जबकि गवर्नमेंट्स की व्यवस्थाएं हैं लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाती हैं। उसके लिए भी बहुत से रोड मैप तैयार होंगे कि कैसे डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स हों। बड़ी बड़ी बीमारियों में बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो उसके लिए भी अगर मौका मिला तो मैं काम करूँगा। तो काम करने के लिए तो करूँ तो आदमी जीवन भर काम करता है, लेकिन बेहतर से बेहतर मैं काम करने की कोशिश करूँगा यदि मुझे मौका मिलता है। चलिए, मतलब शिक्षा जो एक व्यापार बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो उसके खिलाफ आप बोलना व्यापार चाहेंगे? नहीं बनती जा रही, शिक्षा में बहुत बड़े शिक्षा माफिया बैठे हैं आज की डेट में। और मैं कहूँ तो उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो सरकारों में बैठे हैं और वही लोग इसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जब सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के बराबर शिक्षा देंगे, तो निस्संदेह हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वो कहीं कमज़ोर होंगे, और हमारी जब सरकारी स्कूलों में जब संख्याएं बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है उनको अपने आप औकात में आना पड़ेगा। सही बात है। मतलब बच्चों के ऊपर इतना दबाव डालना, और मुझे लगता है शिक्षा में पढ़ाई को लेकर के एकदम हम लोग को प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग सिखाई नहीं जाती है, बस थियोरेटिकल जी, बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। उसी से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जी है। और आजकल कुछ भी करना हो, जैसे एक्टिंग ही हो गई, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप वर्क फील्ड में भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और बच्चा तभी भी भले 99% आए पर कपकपाता है बोलने से, बिल्कुल क्योंकि उसको बिल्कुल। बोलना सिखाया नहीं गया, केवल लिखना सिखाया गया। और दूसरा क्या है ना कि आजकल स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं। वही वही वो जो भी बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे समय इतना बड़ा बैग नहीं होता था, थोड़ी सी बुक्स जो होती थी कम होती थी, बर्डन कम था, और स्कूल की टाइमिंग्स भी हमें लग रहा है आज के स्कूल से 1-1.5 घंटा कम हुआ करती थी। आज बच्चा सवेरे 7 बजे घर से निकलता है और शाम को 4 बजे आता है। अब बच्चे का फिजिकल मेंटल तो ठीक है, आपने उसको दिमाग में रट्टा मार के भर दिया, फिजिकल कितना बच्चा वीक होता जा रहा है। उसके बाद आज मोबाइल में बच्चे टोटल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई, उसके बाद बचा हुआ समय इंटरटेनमेंट कर रहा है, फिजिकल कुछ भी नहीं हो रहा है, स्किल के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो पेरेंट्स हैं, ये मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को स्किल वाला भी बनाएं। वो उसको सिर्फ किताबी इसलिए मत पढ़ाएं कि नहीं वो रट्टू तोता बन के और वो खाली मार्क्स क्लास में सबसे हाईएस्ट ले आए। मैं तो इस पे नहीं सहमति देता हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स ले आए। आप देखिए ना, एक 12th फेल फिल्म आई थी, हाँ जी। उसमें मनोज सर देखिए वो 12th फेल होने के बाद उन्होंने आईपीएस कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, पूरी फिल्म आप में दिखाया गया, और उसके बाद वो आईपीएस बने और वो ईमानदार अफसर हैं, जबकि हस्बैंड वाइफ दोनों उसमें हैं, जो मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, दोनों सिविल सर्विसेज में हैं। तो वो एक समाज के लिए मैसेज बने हमारे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, आप पढ़ाई करके अगर जो जॉब में जाना चाह रहे हो तो आप उतना टैलेंट लाओ, उतनी काबिलियत लाओ, उतनी कुव्वत लाओ, चैलेंज लाओ कि आप कर सको, नहीं तो आप स्किल डेवलप कर लो। आज की डेट में देखिए, अगर जो मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, अनएम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। आप अभी यहाँ का आदमी आप देखिए ना, महाराष्ट्र जा रहा है, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गुजरात, यूपी, बिहार, और इधर का ही आदमी वहाँ जॉब करने जा रहा है। इधर क्या है, इधर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, बस जितना रटाया गया है उतना आता भाई। है। यहाँ पे सिर्फ बुक्स का पढ़ाया हुआ वही कर पा रहे हैं, लेकिन स्किल के नाम पे ना कोई इंडस्ट्री डेवलप हो पा रही है, ना कोई यहाँ पे स्किल से जुड़ी कोई पर्सनैलिटी भी नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट्स ये योजनाएं लाती भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट्स लाती भी हैं, तो वो जमीन पे पहुंच भी नहीं पाती हैं, वो ऊपर हवाई सिर्फ उनका रह के चल जाता है।
जैसे आपने ये सब समस्याएं बताई, मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही हमारे अंदर का टैलेंट खोजते हैं और वही हमारी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। घर से शुरू होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर एक ये ब्रेक थ्रू है, और मतलब पेरेंट्स का ये माइंडसेट हो चुका है इस इन्वायरमेंट में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, कि कुछ स्पेसिफिक ही वर्क सेक्टर है, जी बच्चे को उसी में काम करना चाहिए, और नहीं कर पा रहा है तो वो काबिल नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चे पर अपनी सोच थोपते हैं, उन पे डालते हैं कि नहीं बच्चे का मन नहीं है, बच्चे का मन मान लीजिए उसको है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो इंजीनियर बन जाए। आज की डेट में ये भी है। दूसरा, बच्चा चाह रहा है मैं बिजनेस करूं, पेरेंट्स चाह रहे हैं ये पढ़ लिख जाए तो जॉब करे। उसको पढ़ाई के साथ में यदि स्किल्स की, बिजनेस की भी नॉलेज दी जाए। अच्छा आप खुद सोचिए, जो एमबीए पढ़ा रहा है वो क्यों नहीं बिजनेसमैन बन गया? वही वही। अगर जो पढ़ाई से ही सब कुछ होता तो जितना टीचर है, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी सब कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गए होते। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमारा माइंड डेवलप होता है, सब कुछ डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसके साथ में स्किल बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कर लें, किसी भी चीज़ की स्किल कर लें। भाई जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, तो अगर जो मैंने कभी भी जॉब के बारे में नहीं सोचा, मेरा एक सपना था एक्टिंग का, वो भी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बाकी मैंने ट्रांसपोर्ट का काम, चूँकि थोड़ा सा पेरेंटल था तो मेरे लिए इजी हुआ, बट मैंने उसको बड़ा बड़े लेवल पे डेवलप किया और उस पर मैंने काम किया। तो अगर जो ये एक स्किल, और हमने सैकड़ों लोगों को रोज़गार दिया, तो ऐसे अगर जो मेरे जैसे लोग बहुत से सोचने लगे, जो जैसे जो भी पेरेंट्स हैं कि यार अपने बच्चे को हम कुछ ऐसी स्किल या ऐसी चीज़ में भी पढ़ाई के साथ में इसको सिखाते रहें कि ये कल इसका मन हो जॉब बिजनेस करने को तो बिजनेस कर सकता है, या अपनी कोई फैक्ट्री डाल सकता है, या अपना कोई भी कारखाना डाल सकता है। तो ये डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये सोच बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स में भी आना चाहिए कि कल हमारे बच्चे को जॉब ना मिली तो हमारा बच्चे के अंदर एक टैलेंट ये भी है कि ये वर्क कर सकता है, ये कारखाना चला सकता है, ये फैक्ट्री चला सकता है, या ये बिजनेस कर सकता है। मुझे लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें आए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जब आपके पास देखिए काम करने का मौका होगा, तरीका होगा, तो कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो जाता है। कॉन्फिडेंस जब आपके पास में पीछे से कोई एक्सपीरियंस सपोर्ट होगा, कोई फैमिली सपोर्ट होगा, तो कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्किल होगी तब ना आएगा। भाई हमारे अंदर कोई सपोज दैट मैं एक्टर हूँ, अगर जो मेरे अंदर एक्टिंग का कोई हुनर है नहीं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सही बात। तो वैसे ही हम अगर जो कोई फैक्ट्री का कारखाना खोलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में यदि मुझे बहुत पहले से नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो वो पहले से दिमाग में रहेगा ये तो फेल हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पहले से पता रहेगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इसको चला ले जाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आएगा और कारखाना उसका चल जाएगा। और हर बिजनेस का अपना एक रूल है और एक पैरामीटर है उसका। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स सपोर्ट बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। हम कुछ भी करना चाहें तो हम उसी तरीके से मोल्ड कर लेते हैं अपने आप को जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है? देखिए मैं सही बताऊं तो मेरे फादर का रोल तो थोड़ा सा बिजनेस में ही जो कुछ था बस उतना ही था, थोड़ा सा। उसके बाद जितनी भी जर्नी रही, एक कहावत होती है कि खुद से कुआं खोद के पानी पीने वाली। तो जो कुछ मैंने सीखा अपने हाथ से, गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, तो ऐसे करके करते अनुभव भी आता गया, एक्सपीरियंस मिलता गया। तो जब ट्रांसपोर्ट का जैसे बड़े लॉस हुए, तब समझ आया कि यार ये लॉस क्यों हुए, कैसे हुए, ऐसा करते तो ऐसा होता। ऐसे ही फिर जब इसमें आए तो इसमें भी एक जर्नी रही हमारी
कि हमें पता चला कि यार फिल्म में यहाँ यहाँ गलती हमसे हुई, ये हम सुधारें। तो जब वो सुधरी तो आज हम सामने हैं। तो पेरेंट्स का रोल तो बस बहुत अधिक नहीं रहा, हाँ बस उतना ही रहा है कि स्टार्टिंग के लिए होता ना कि बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया तो बच्चा तो फिर तो बड़ा होकर चली चल जाएगा। जाता। तो बस वो रोल भी बहुत महत्वपूर्ण था और सही उनका बात। रहा। पर मैंने ऐसा देखा है कि जब आप कुछ नहीं होते हैं और फिर आप धीरे धीरे करके बहुत कुछ बनते हैं, इस बीच में जितने लोग आते जाते हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी। तो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा कैसा रहा कि मतलब आपको सपोर्ट करता था, या फिर जो अधिकतर मैंने देखा है एक्टिंग फील्ड से जुड़े होते हैं उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है अपने फ्रेंड सर्कल या फिर सराउंडिंग या रिलेटिव से कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर पाओगे इसमें? देखिए, जब आप, मुझे लगता है ज़िंदगी के स्टार्टिंग जोन में होते हैं, हम्म। आप कुछ भी करने जाओ ना, हम्म। हर आदमी आपको डिसपॉइंट ही करता है। यार ये क्या करने जा रहे हो, फेल हो जाओगे, हम्म। या ये क्यों करने जा रहे हो, उसमें बर्बाद बर्बाद हो जाओगे, यार ये कहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्री है और इतने लोग कैसे हो पाएगा, किसी भी फील्ड में। इवन मैं बिजनेस की कर लूँ या इसी इंडस्ट्री की बात कर लूँ, इसमें भी है कि हर आदमी ने कहीं ना कहीं डिसपॉइंट, चाहे फ्रेंड सर्किल हो भाई। अच्छा, उसका लॉजिक भी है कि उनकी गलती नहीं है, हाँ। उनको नॉलेज नहीं है और उनके अंदर वो कला नहीं, तो उनको लगता है यार ये भी नहीं कर पाएगा। बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था, हमारे अंदर कला था, हमने सीखा था, तो हमें पता था कि हम कर लेंगे। एक्टिंग है कि लोग हल्के में बहुत लेते हैं कि ये तो बहुत इजी काम है। और जबकि सबसे टफ काम है। सही किरदार निभाना आप तो बहुत। सोचो ना, आप 25 साल के हो करके 50 साल का कैसे आप जी सकते हो। आदमी को जीना पड़ता है उस करेक्टर में जाने के लिए, उसको जान डालने के लिए उसको उसमें मरना पड़ता है। वही उसकी आवाज, उसका बॉडी मूवमेंट, तो उसका फेस, सब आप कुछ वैसा सोचिए होना ना कि आप जो किरदार निभा रहे होते, आप खुद तो होते नहीं हो। चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट का लाइफ इसमें जी है। भाई स्टूडेंट लाइफ तो मुझे 20 साल पहले छोड़े हो गए, और आज मैं स्टूडेंट लाइफ बना तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ संघर्ष तो किया होगा ना कि उस कैरेक्टर में आने के लिए। तो एक्टिंग कहने के लोगों के मुंह से आसान है, लेकिन बहुत टफ जॉब है। हाँ, आप कोई आता है तो प्रिपरेशन करके ही आए, बस ये मैसेज ज़रूर मैं देना चाहूँगा। मतलब ये एक ऐसा सपना है जो हर किसी का साकार नहीं होता, तो कभी डर लगा था कि हुआ नहीं तो? हाँ, सच बताऊँ तो मैं स्टार्टिंग में तो बड़ा कॉन्फिडेंस था। जब मैं 2003, 4, 5, 6 की बात करता हूँ तो पूरा कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि मैं मुंबई जाऊँगा और बस मैं मुंबई मेरा इंतज़ार कर रही, और उम्र का भी होता है, कम उम्र थी। मुझे कभी ना कोई सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं हीरो बन जाऊँगा। लेकिन फिर जब थोड़ा बहुत समय गुजरा तो लगने लगा कि यार ये तो बहुत कठिन लाइन है। ऐसा भी लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर हिम्मत टूटी, फिर लोग लगा नहीं कर लेंगे। मतलब एक सपना, सोचिए ना कि लगभग 25 साल से एक सपने को मैं जिंदा रखा हूँ। मतलब बीच में मैंने इस फील्ड से जुड़ा कोई वर्क भी नहीं किया ना, क्योंकि बिजनेस और पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए तो उधर ही रहे, कुछ भी नहीं किए। तो एक सपना जिंदा रहा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ ये होता ना कि मेरे आत्मा की आवाज़ आ रही है, तो अंदर की एक आवाज़ आती रही कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो वही फिर आज मुझे यहाँ पे लेके आ गई कि आज मैं कर चुका हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो आपके सपने बहुत छोटे हैं, तो हमको बड़े ही सपने देखने चाहिए। हाँ, देखिए बगैर सपने देखे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और जब सपना देखना है तो बड़ा ही देखो। और क्या। अगर जो हम इतना बड़ा देखें कुछ नहीं पाएंगे, अगर जो हम थोड़ा भी पहुँच गए तो जहाँ है वहाँ से तो बहुत आगे निकल गए ना। सही बात है, सही बात सपोज दैट, अब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। है। पॉलिटिक्स में मेरा खानदान, मतलब खानदान समझते हैं ना, पूरे पर बाबा और पूरे परिवार की एक चेन होती है। तो उसमें एक हिंदुस्तान का संवैधानिक एक सबसे छोटा पद होता है ग्राम पंचायत सदस्य का, जो कि प्रधान की असेंबली कह सकते हैं उसको, प्रधान होता है
ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान के पास में पंच, उनको शुद्ध भाषा में पंच भी बोलते हैं। हाँ। तो उनकी वो असेंबली होते हैं, जब ग्राम पंचायत कोई अपना वो पारित करता है, उसमें वो उनका वो होता है, बहुमत होता है। वो सबसे छोटा पद है संवैधानिक। मेरे खानदान में कोई वो भी नहीं हुआ है। और आप सोचिए, मैं डायरेक्ट एमएलए कैंडिडेट का चुनाव लड़ रहा था। तो ये एक कॉन्फिडेंस था और एक जुनून था जो लेके गया। इसी तरह फिल्म लाइन की बात करूं, इसमें आज तक अभी भी कोई मेरे खानदान क्या, मेरे गांव से और इस शहर से ही बहुत गिने चुने लोग गए होंगे लखनऊ से। जो गए भी हैं तो बहुत गिने चुने लोग गए हैं अभी तो। और यूपी से तो खैर बहुत रहे हैं, बट लखनऊ से बहुत अभी लखनऊ में स्कोप में, चूँकि लखनऊ में बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग हो रही है, तो अभी धीरे धीरे करके कुछ कलाकार वो भी क्राउड में गए, फिर क्राउड से देख देख के सालों क्राउड में, फिर सालों साल रहे, फिर थोड़ा थोड़ा सीख गए, तो एक छोटे छोटे रोल करने लग गए हैं। लेकिन अभी भी आप सोचो कि कोई बड़े रूप से अभी भी कोई लखनऊ का बंदा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और एक आध हुए हैं, जैसे जिनका मैंने अली अफजल, वो लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं। और जो अभी लेटेस्ट तो मैं मुझे वही याद आ रहे हैं। और भी जैसे एक अनिल रस्तोगी, बहुत सीनियर हैं वो, तो उनके भी देखते हैं। नवल शुक्ला जी, वो भी काफ़ी सीनियर हैं लखनऊ से। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने इन सबको देखा है। लेकिन गिनती के तो तीन ही चार पांच लोग नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर जो इतनी बड़ी आबादी में मैं निकल के आया हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। सही बात है। मतलब ऐसी कोई पिक्चर जो आपको मतलब ऐसे प्रेरणा देती हो, और मतलब ऐसा कोई किरदार जो आपके बहुत दिल के करीब हो? एक प्रेरणा वाली फिल्म तो जो अभी आमिर खान जी की एक आई थी, 3 इडियट्स। उस फिल्म ने मुझे बहुत इंस्पायर किया एक तो। और उस फिल्म में मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला, और मैं कई बार उसको मैंने देखा भी है उस फिल्म में। और वो समाज के लिए एक बहुत अच्छी मैसेज फिल्म रही। और उस किरदार भी उनका एक प्रेरणा देता है। और स्पेशली ऐसे कई मूवीज़ हैं, बट अभी ध्यान नहीं आ रही, मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन कई मूवी हैं जहाँ से मुझे काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे सिनेमा जो है वो एक कल्चर रहा है शुरुआत से, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब रिप्लेस कर रहे हैं सिनेमा के कल्चर को, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ओटीटी आ जाने से जो मुझे लगता है, सबसे पहला तो ऑडियंस सिनेमा तक कम जा रही है। और एक फ़ायदा ये हुआ है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। पहले क्या था कि जो फिल्में बनती थी तो उसमें लिमिटेड लोग ही काम कर पाते थे और लिमिटेड लोगों को मौका मिलता था। आज बहुत सारे ओटीटीज़ हैं जिन पे वेब सीरीज़ भी जा रही हैं और फिल्म भी बन के जा रही हैं। पहले कम बजट की तो फिल्म का कोई नामो निशान नहीं था। आज कम बजट की फिल्म ओटीटी पे आपकी आ जा रही है, वेब सीरीज़ ओटीटी पे आपकी आ जा रही है। और बड़े बजट वाले भी आप देखिए कि बहुत बार होता है सिनेमा नहीं मिल रहा तो उन्होंने ओटीटी पे रिलीज़ कर देते। कोविड में देखिए, हालांकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो मारा है ये कोविड के बाद आपने देखा है कि मारा है, कि वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो सिनेमा का तो एक अलग ही ऑडियंस है कि उसको है कि मुझे पर्दे पे ही देखना और उसको मज़ा लेना है पॉपकॉर्न खाते हुए, फैमिली के साथ है या जिसके साथ भी है। और जो ओटीटी की है, वो आप कहीं भी बैठे हैं, आपको फ्लाइट पे जा रहे हैं या कहीं भी वो ट्रेवल कर रहे हैं, आपने अपने डाउनलोड कंफर्ट जोन के हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से आपने मोबाइल में देख लिया, टाइम नहीं कट रहा, आपने वो देख देख लिया। नई मूवी कोई आई है, आपने ओटीटी देख लिया, वेब सीरीज़ आई है वो देख लिया। तो ओटीटी के आ जाने से इंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा बूम आया और कलाकारों को भी बहुत मौके मिले और इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक ग्रोथ मिला। अभी तो बहुत से मैं देखता हूँ कि आ गए हैं जिन पे अलग अलग कभी कभी हम भी देख लेते हैं। तो
ये एक बहुत बेहतर मौका है समाज आर्टिस्टों के लिए और टेक्नीशियंस के लिए और जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, पहले 100 लोग काम कर पाते थे, आज 1 लाख लोग काम कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ बहुत। गया ना, कहीं ना कहीं, कि आज लोगों का रोजगार भी बढ़ गया, रोजी रोटी भी मौका मिल गया हर ओटीटी के। छोटे शहर से हर किरदार को। हाँ, ओटीटी के आने से बताया ना, वही मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, रोज़गार भी, लोगों को मौके मिले, काम करने का मौका मिला। कई बार होता है टैलेंट है बट उसके पास ऑप्शन में पहले से आदमी काम कर रहा है। अब क्या है कि हमारे पास टैलेंट है अब, और हमें दूसरे ऑप्शन में, प्लेटफॉर्म्स जा में। प्लेटफॉर्म पे मौका मिल गया, हमने वहाँ काम कर लिया। तो मौके लोगों को मिल रहे हैं, और जिसके कारण ही आप देखिए कि जैसे हमने ही फिल्म की, तो हमारे पास भी जो हमारी फिल्म में काफ़ी कलाकार हैं जो सीरियल्स के साथ में ओटीटी पे भी काफ़ी काम किए हुए हैं, फिल्म में भी काम किए हैं। तो ये है। वैसे नेता का किरदार कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नेता का किरदार कैसा होना ये आपका सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है। चाहिए? देखिए, जो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एक नेता का किरदार या उसका व्यक्तित्व समाज सेवा का होना चाहिए। नेता का मतलब है कि मैं समाज को बेहतर से बेहतर व्यवस्था दे पाऊँ, बेहतर से बेहतर दिशा दे पाऊँ, और अगर जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हैं, मान लीजिए हम एक क्षेत्र से जिस क्षेत्र से चुन के आ रहे हैं, उस क्षेत्र में जो भी चीज़ समस्याएं हैं उसको बेहतर कर पाएँ। अगर जो हम स्टेट लेवल के नेता की बात करें या हम देश लेवल के नेता की बात करें, तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और उस जिम्मेदारियों में हमारा भाव समाज सेवा का ही होना चाहिए कि हमसे हित हो, हम उससे हित ना लें कि नहीं कि मैं नेता बन गया या मैं मिनिस्टर बन गया तो मैं कितना ब्लैक मनी इकट्ठा करके मैं स्विस बैंक में डालूं। ये नहीं होना चाहिए। नेता का मतलब ये होना चाहिए भाई, ऑल नेता को सैलरी तो मिलती है, गाड़ी मिलती है, पेंशन उसके बाद अगर वो नहीं रह पा रहा है आवाज भी तो मिलता है। उस आवास तो मिलता है, उसके बाद में उसको पेंशन अलग मिलती है। मान लीजिए वो एक्स हो गया तो उसको पेंशन मिलती है। तो वो अगर जो उतना चाहे तो वो समाज सेवा के भाव से, बहुत से लीडर्स, क्या पहले अगर जो सारे लीडर्स करप्ट हुए ही रहते तो आज हमारा देश जहाँ खड़ा है तो शायद ना खड़ा रहता। सही बात। अगर जो हम लोग आगे आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में बहुत बेहतर लीडर्स, समाज सेवी लीडर्स रहे हैं, जिनके कई लीडर्स के साथ में मैंने भी काम किया है, जो वाकई में ईमानदारी मैंने देखी है। कई बार मिनिस्टर्स और कई बार एमपी और एमएलए रहने के बावजूद भी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो उनके पास एक छोटा सा घर और एक कोई संपत्ति नहीं थी रही है। मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। लेकिन हाँ, उन्होंने समाज को बहुत फ़ायदे ज़रूर दिए हैं। तो जो मेरी नज़र में नेता का एक जो व्यक्तित्व और स्वभाव, वो समाज सेवा का होना चाहिए। आपके लिए कोई पर्सनल फेवरेट कोई है जो आपको इंस्पायर करते हो कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए? देखिए, अब ये चीज़ तो हम ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकते हैं कि हमारा फेवरेट कौन है, क्योंकि मैं एज अ एक्टर आपके पास बैठा हूँ, तो अगर जो मैं कह दूँगा कि ये हमारे फेवरेट हैं, तो हमारी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं, सबको हर सबके अपने लीडर्स फेवरेट होते हैं, तो वो सोचेंगे अच्छा इनके ये हैं तो ये मेरे लिए, मैं इनकी फिल्म नहीं देखूँगा। तो इसलिए लीडर्स हैं मेरे हिसाब से। देखिए, आज की डेट में बहुत से अच्छे लीडर्स हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता हूँ, और वो बेहतर, मुझे लगता है आने वाले समय में देश को बेहतर दिशा देने का काम करेंगे, और देश को विश्व गुरु भी बनाने का काम करेंगे वो। जैसे हमारा यूथ है, जो आज की जनरेशन है, उसमें आप क्या ड्रॉबैक देखते हैं कि उनको उस चीज़ में काम करना चाहिए, और क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, जो आज का यूथ है वो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज है अपने आप में। जैसे पढ़ाई की मैं बात करूं तो आज का यूथ, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं यूपी की बात करता हूँ, मान लीजिए वो गोरखपुर से लखनऊ पढ़ने के लिए या आया एसएससी की तैयारी करने के लिए या सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आया पढ़ने, वो है। अब वहाँ पे वो वैकेंसीज निकली चपरासी की, फॉर्म वहाँ भर दे रहा हो, फिर कोई और बाबू की निकल आई, वहाँ फॉर्म भर दे रहा है, फिर कहीं रेलवे में निकल आई, वहाँ भर दे रहा है। मतलब उसका जो लक्ष्य है वही निर्धारित नहीं, तो वो अपने आप में कंफ्यूज हो गया। जब लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे कैसे? सही बात। तो सबसे पहला तो मेरा यूथ के लिए ये है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और उस लक्ष्य को जब तक पा न जाए आप उसके पीछे ही रहें। और 100% मेरे जानने वाले एक दो लोग हैं, कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, हालांकि उनको थोड़ा टाइम लगा। कई बार होता है कि लक्ष्य आपको जल्दी मिल जाता है, कई बार होता है कि देर से मिलता है, कई बार होता है कि हमें घर से निकलते ही हमारी मंजिल मिल जाती है, कई बार होता है हमें कोसों चलने के बाद मिलती है। तो मान लीजिए कि जैसे आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, किसी को 1 साल 2 साल में मिल गया, तो अब आपको लगा कि यार उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिलेगा, आपने छोड़ दिया, फिर आप दूसरे ऑप्शन में चले गए। ऐसे आप ऑप्शन तलाशते रहते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में। लेकिन अगर जो आप लक्ष्य पे अपने अडिग हैं कि नहीं मुझे यही बनना है, तो आप भरोसा करें आप बन जाएंगे। समाज में परिवर्तन लाने के लिए आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूथ की है और परिवर्तन 101% होगा अगर यूथ हमारा ठान ले, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले, अपनी विचारधारा को निर्धारित कर ले और अपने आप को, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को जगा ले। वो जिस भी फील्ड में है वो सक्सेस हो जाएगा। और इसके लिए तो आपको ये भी चाहिए कि आपके अंदर एक स्किल, चाह होनी चाहिए करने की। मतलब आप एकदम जिद पे अड़ जाओ, वरना आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कि सपना कुछ और लेके आते हैं, उसे नीचे वाले सपने के लिए फॉर्म भरने लगते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक जिद होनी चाहिए कि यही चाहिए, यही चाहिए। अब जैसे मैं 1 मिनट में आपको रोकूं, जैसे मैं अपनी बात करूं, अब मैं मुंबई आया, अब मैं चाहता तो मैं यहाँ बिजनेस कर सकता था, लेकिन मेरा लक्ष्य जो था कि एक्टर बनना है, तो मैं अपने लक्ष्य पे लगा और मैं कामयाब हुआ। अब मुझे लगा कि यार मुझे 2 साल नहीं काम करना है, मैं बिजनेस यहीं सेटल कर लेता हूँ। बिजनेस भी कर सकता था मैं, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य पे ही काम किया और मुझे कामयाबी मिली। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, आपको टाइम लगेगा, मैं मान सकता हूँ, आपको मेहनत ज़्यादा लग सकती है कई बार। देखिए लाइफ में मुझे एक एक्सपीरियंस और मिला है कि आपके लक सबसे बड़ा है, कर्मा बहुत कम है। कर्मा उतना ही है जितना आपके लक में है, आप उतना ही कर्मा करते हैं जितना आपके लक में है। तो आपके उसमें लक्ष्य पे जब आप काम करते हो तो किसी को, वही हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि किसी को घर से निकलते मंजिल मिल जाती है, किसी को कोसों बाद मिलती है चलने के बाद में, लेकिन परिवर्तन होता है। कुछ ना कुछ तो मिलता है, परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। परिवर्तन होता है और समाज बदलेगा, और सबसे पहले हमें खुद बदले, फिर समाज बदलेगा। सही बात। तो इसके लिए हम तो एक मैसेज देंगे समाज के लिए कि हम स्वयं बदलें, फिर समाज बदलेगा। जैसे कहते नहीं कि हम अपना घर साफ कर लें तो सारे घर साफ हो गए, तो वही चीज़ है, परिवर्तन निसंदेह आएगा, हम बदलें और देश बदलेगा। सही बात। इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। मैं सोचती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इनसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन्हें हर सेक्टर से जुड़ी हुई हमें जानकारी दी है, हर सेक्टर से जुड़े हुए अच्छी बातें बताई हैं और हमको नॉलेज भी दी है। तो नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत, और मुझे सबसे ज़्यादा तो आपके किस्से कहानी सुनने में मज़ा आई है, और जैसा आपका माइंडसेट है
वो सुनने में बहुत अच्छा लगा है मुझे। जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद। चाहती हूँ आपकी पिक्चर को बहुत ऑडियंस पसंद करे और जाइए और इनकी पिक्चर देखिए, क्योंकि जैसा कि इनने बताया है, प्रोमो की तो आपको टिप दे ही दी है उनने कि उसमें रोमांस है, उसमें थ्रिलर है, उसमें एक्शन है और फैमिली ओरिएंटेड है। तो अपने परिवार के साथ जाइए, इनकी पिक्चर को और इनको प्यार दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।